जो एनपीए अकाउंट्स हैं, खास तौर पे उसकी बात कर रहा हूं, पिछले 5 साल से उसने आपको बैलेंस शीट नहीं दी, वैल्यूएशन आपसे हो नहीं रही, तो जो उस वक्त का प्लांट एंड मशीनरी था उसको डेप्रिशिएट तो करोगे कम से कम आज की वैल्यू निकालने के लिए, और वो वही दिखाता रहता जो 5 साल पहले थी। दिस इज नॉट डन। और अगर 5 साल तक से उसने कभी स्टॉक स्टेटमेंट नहीं दिया तो स्टॉक हैज टू बी ट्रीटेड एज निल, डेटर्स हैव टू बी ट्रीटेड एज निल। वो मैं 5 साल पुराने वाले पेस्ट करता रहता हूं या 3 साल पुराने वाले पेस्ट करता रहता हूं। दैट्स हाईली अनडिजायरेबल। मेरी आपसे विनती है, प्लीज लेट्स लुक एट व्हेनेवर ए वैल्यूएशन रिपोर्ट कम्स टू यू, पर्टिकुलरली जब यह सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड की बात आती है, start looking at those areas. Another point that the Reserve Bank of India brings out is कि जो आपकी लेंडिंग है एग्रीकल्चरल सेक्टर को, वाकई में एग्रीकल्चरल सेक्टर को है या नहीं है, यही अपने आप में डाउटफुल है, क्योंकि आप उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करते हो। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करते हो तो नेचुरली जो बैंक का टारगेट है 40% का कंसोलिडेट होकर वो मीट आउट होता है। बाद में आरबीआई वाला आके कहता है ये तो रॉन्गली क्लासिफाइड है। भाई आपने एग्रीकल्चरलिस्ट को, फार्मर्स को लोन दिया फॉर द पर्पज ऑफ सीड्स, कल्टीवेशन के लिए आपने दिया, मैन्योरिंग के लिए दिया, फर्टिलाइजर्स के दिया, आपने उसको ट्रैक्टर खरीदने के लिए दिया, आपने उसको एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट खरीदने के लिए दिया। दिस इज ऑल ए पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लोन, डू इट। पर अगर नागपुर में कोई एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर बेच रहा है, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट बेच रहा है, उसको आपने सीसी फैसिलिटी दे रखी है, आपने वो भी कैटेगराइज कर दिया एग्रीकल्चरल लोन। कोई यहां पे बैठ के यूरिया बेच रहा है, उसको भी आपने कैटेगराइज कर दिया एज एग्रीकल्चरल लोन। वो नहीं हो सकता, दैट इज नॉट परमिसिबल। अनफॉर्चुनेटली दीज आर सम ऑफ द एरियाज, क्योंकि हमें ये लगता है इसमें क्या फर्क पड़ता है यार, फर्क पड़ता है। ट्रेडिंग इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द एग्रीकल्चरल लोन्स बेसिकली। सो प्लीज स्टार्ट लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर एरिया विथ सम काइंड ऑफ स्केप्टिज्म, क्योंकि अगर आप वो देखेंगे तभी जाके कुछ काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। यू कैन बी, और इसमें काफी हद तक इवन द बैंक्स हैव बीन पेनलाइज्ड टू इन सम ऑफ द केसेस कि भाई आपने 40% अचीव ही नहीं किया प्रायोरिटी सेक्टर। वो कहता है जी ऑडिटर बता दे, पहले बता देता तो मैं शायद कुछ कर लेता। जब मैं उसकी बात करता हूँ तो जब सारी चीज क्वार्टरली भी निकलती है, सब तरीके से निकलती है, बट अनफॉर्चुनेटली एनीवे दिस गोज ऑन। Now I am coming to the 2 issues which I will definitely like my fellow faculty whenever he takes up the subject, because now this is not me who is saying this. This is what the RBI says. RBI says कितना भी बैंक वाले कहते रहे, and this is what I used to tell as when I went as president and subsequent year, जब वो 20 करोड़ और 6 करोड़ की बात करते थे, बैंक वाले कहते हैं हमारा तो जो एनपी है ना वो सिस्टम आइडेंटिफाई करता, हमारे यहाँ पे कोई ऐसा अकाउंट है ही नहीं जो सिस्टम ना आइडेंटिफाई करता हो एनपीए। At that time also in the various meetings with the executive director of the Reserve Bank of India and the various bankers, I used to tell them that this is a myth. It is the biggest lie that someone can tell. And I used to tell it openly कि बिल्कुल आप गलत कह रहे हो। अगर यही है सच तो फिर एमओसी आना ही नहीं चाहिए बैंक, कम से कम एडवांसेस पे कभी भी। Why should it come? और दूसरा मैं ये कहता था हमेशा कि रिस्ट्रक्चरिंग बता दीजिए कि कौन सी आपकी मैनुअल इंटरवेंशन से नहीं है। टेल इवन ए सिंगल रिस्ट्रक्चरिंग विच इज विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। जितने बड़े अकाउंट हैं आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करते एनपीए, उसको आप फ्लैग करते हो एनपीए उस पर्टिकुलर डेट में, और उसके बाद आप कोशिश करते रहते हो कि ये एनपीए होगा या नहीं होगा। दैट इज व्हाट यू डू, यू डोंट आइडेंटिफाई। आपने कमांड्स ऐसी दे रखी है कुछ अकाउंट्स में। The problem is, और मैं तो दूसरा क्वेश्चन पूछा 2-3 बार उनसे, और वो क्वेश्चन मेरा ये था उनसे डायरेक्टली, उस वक्त तो एक स्टेट कम था, मैंने ये पूछा भाई 29 स्टेट है हमारे यहाँ, 29 स्टेट्स में 29 स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटीज हैं। हर बैंकर कमेटी अपने हिसाब से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्रॉप को डिटरमिन करती है। एवरी स्टेट लेवल बैंकर कमेटी से कोई कहती 6 महीने की शॉर्ट टर्म क्रॉप है, कोई कहती 5 महीने की, कोई कहता 10 महीने की। तो हाउ यू कैन यूनिफॉर्मली फेड इट इनटू द सिस्टम? हो ही नहीं सकता। भाई असम में कुछ और होगी, दिल्ली में कुछ और होगी, चंडीगढ़ में कुछ और होगी, पंजाब में कुछ और होगी, हरियाणा में। क्रॉपिंग पैटर्न इज नॉट द सेम।
और हर जगह की क्रॉप अलग अलग है, तो मैनुअल इंटरवेंशन कहीं ना कहीं तो आता ही है। और पर्टिकुलरली जब आप एग्रीकल्चरल एडवांस को रिस्ट्रक्चर करते हो तो उसमें तो ह्यूमन इंटरवेंशन आएगा ही आएगा। यू कैन नॉट से कि ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। दूसरा, सीबीएस में अगर मैंने स्टॉक स्टेटमेंट डाल दी, नहीं भी आई तो डिफरेंट है, और नहीं डाली तो डिफरेंट है। तो आप ये हो नहीं जी मेरा तो सब कुछ सिस्टम ही करता है, तो इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता कुछ भी, अनफॉर्चुनेटली। एंड व्हाट हैपेंस इन द बार्गेन दैट द ऑफ एनपीए इज नॉट आइडेंटिफाइड। और अगर आपकी एग्जैक्ट डेट ऑफ एनपीए नहीं है तो पूरे प्रोविजनिंग पे फर्क पड़ता है आपके, और पूरी क्लासिफिकेशन पे फर्क पड़ता है, ग्रॉस लेवल ऑफ एनपीए पे फर्क पड़ता है, आपके नेट एनपीए लेवल पे फर्क पड़ता है, सब पे फर्क पड़ता है। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि पर्टिकुलरली जिस स्टेटमेंट ऑफ एडवांस में डेट दे रखी हो 31 मार्च 31 मार्च 31 मार्च, वो जरूर निकलवा के देख लीजिएगा कि ये अकाउंट एक्चुअल में एनपीए हुआ कब। क्योंकि एनपीए होना जब 90 दिन पूरे हो जाए, उसको 31 मार्च की वेट नहीं है। लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। भाई आप ये तो कर सकते हो कि जून में जो अकाउंट एनपीए हुआ उसको 30 जून कर दिया, किसी को आपने 30 सितंबर कर दिया, पर वो भी नियरेस्ट टू द मंथ होना चाहिए। इट कैन नॉट बी नियरेस्ट टू द क्वार्टर इन एनी केस, क्योंकि इंटरेस्ट बुकिंग का फर्क पड़ जाता है इमीडिएटली। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। सपोज कीजिए कोई अकाउंट एनपीए एक्चुअल में था 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल 2014 को। आपने उस वक्त आइडेंटिफाई किया नहीं उसको एनपीए, यू कंटिन्यू टू शो इट एज अ परफॉर्मिंग एसेट ऑल थ्रू। 30 जून में इनकम बुक कर ली, 30 सितंबर में इनकम बुक कर ली, 31 दिसंबर में इनकम बुक कर ली। फिर जब आप आए 31 मार्च को तो आपने कहा जी अकाउंट एनपीए। आप भी खुश हैं कि अकाउंट एनपीए कर दिया यार, पहले इरेगुलर था अब एनपीए हो गया, ठीक है एनपीए कर दिया उसने, किस डेट से किया। और फिर वो ये कहता है जी इस साल का मैंने इंटरेस्ट रिवर्स कर दिया। अरे ये तो इंटरेस्ट तो चार्ज ही नहीं कर सकता था भाई, मेरे पे क्या आसान किया। 5 अप्रैल के बाद यू कुड नेवर चार्ज इंटरेस्ट देयर ऑन, यू कंटिन्यू टू चार्ज। एवरी पब्लिक सेक्टर बैंक इज अ लिस्टेड एंटिटी टुडे। 30 जून के रिजल्ट देते हो, 30 सितंबर के देते हो, 31 दिसंबर के देते हो रिजल्ट। यू हैव बीन डिस्टॉर्टिंग योर रिजल्ट्स एज अ कंसीक्वेंस देयर ऑफ बोथ द इनकम एज वेल एज द ग्रॉस लेवल ऑफ एनपीएस एंड नेट लेवल ऑफ एनपीएस। व्हाट आर वी टॉकिंग ऑफ? तो मेरी एक विनती है, और आप जब एग्जैक्ट डेट ऑफ एनपीए पे जाएंगे तो ये भी पॉसिबल है कि आपको पता लगे कि ये अकाउंट तो एनपीए 3 साल पहले ही था, मिलेंगे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड इन यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। जो बैंकिंग सिस्टम बोस्ट करता है और चिट्ठियां लिख के भेजता है डीएफएस सेक्रेटरी को, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी को, कि हमारे सब सिस्टम ड्रिवन एनपीए हैं। यूनाइटेड बैंक में हालत ये थी कि पूरी की पूरी ब्रांच एनपीए है और एक भी अकाउंट एनपीए नहीं है 5 साल में। हालत ये थी कि पूरे अकाउंट में पूरे साल में पैसा नहीं आया और अकाउंट एनपीए नहीं है। हम सिस्टम ड्रिवन की बात करते हैं। तो नो एनपीए मतलब कि ठीक है, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज कि आप निकालिए जब कोई अकाउंट एनपीए होता है तो उसकी डेट पे एग्जैक्ट उसकी इरेगुलरिटी शुरू कब हुई थी, 90 दिन पहली बार कब पूरे हुए थे। आप जब कहेंगे इस साल में कि भाई ये तो 2 साल पुराना या 3 साल पुराना, वो बोलेगा सर पिछले ऑडिटर पे आंच आ जाएगी। अरे उस पे नहीं आएगी तो मेरे पे अगले साल में आ जाएगी यार। मैं अपने को बचाऊं किसी और को बचाऊं, पहले तो अपने को बचाऊंगा। आई विल डेफिनेटली लाइक टू क्लासिफाई दैट अकाउंट एज एनपीए 3 साल पहले, और इस साल में वो डाउटफुल हो जाएगा आते आते। Another point which the Reserve Bank of India has observed, and to me this is the most serious of the lot, वो कहते हैं बैंकिंग सिस्टम में इतनी ह्यूमन इंटरवेंशन करती सीबीएस सिस्टम के अंदर कि डेट ऑफ एनपीए शिफ्ट होती रहती है। पिछले साल सबस्टैंडर्ड था, इस साल भी सबस्टैंडर्ड है, उसके अगले साल भी सबस्टैंडर्ड है। 5-5 साल तक किसी अकाउंट को आप सबस्टैंडर्ड ही दिखाते रहते हो। ये मैंने नहीं लिखा, तो मैं फिर बता रहा हूं, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाला लिख रहा। मैंने लिखा हो तो आपको जी चलो बायस है। जब आरबीआई के इंस्पेक्टर्स दें और एनुअल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट में एक्सेप्ट हो जाए पॉइंट, इसका मतलब ये कि बैंक ने भी एक्नॉलेज कर लिया कि ये है। दैट्स व्हाट आई ट्राई टू मीन।
वो ये कहते हैं कि इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि भाई सैंपल बेसिस पे जो अकाउंट इस साल सबस्टैंडर्ड हुआ है, जिसको वो ये कह रहा है सबस्टैंडर्ड है, जो तो इस साल नया हुआ उसकी तो कोई चिंता नहीं, पर जितनी भी आपकी सबस्टैंडर्ड की लिस्ट है उसमें उठा के 5-10 अकाउंट्स को कंपेयर कर लीजिए पिछले साल वालों से। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, कि अगर पिछले साल भी सब स्टैंडर्ड था तो दिक्कत है। वो कह रहे हैं कि सब स्टैंडर्ड से डाउटफुल में जाता ही नहीं वो अकाउंट, क्योंकि डाउटफुल में चला जाएगा तो 100% प्रोविजन करना पड़ता है अनसिक्योर्ड पोर्शन पे। दैट इज वेयर लाइज द कैच। सो मेरी अपनी एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको और किसी तरीके से पकड़ सकते हो तो जरूर बताइएगा सर, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जो उन्होंने कहा है वो 100% करेक्ट है, उसमें कहीं 99%, 99.9 नहीं कह रहा हूं मैं, बट इट इज नॉट इन ऑल द अकाउंट्स, इट इज इन सम ऑफ द अकाउंट्स। पर्टिकुलरली ये प्रॉब्लम आपको एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा मिलेगी, जहाँ पे एग्रीकल्चर है, क्योंकि वो पूरी ब्रांचेज एनपीए होती हैं तो वो शिफ्ट करते रहते हैं फिर उसको, क्योंकि और आप ये खुश हो यार इतना लेवल ऑफ एनपीए, पूरी की पूरी ब्रांच एनपीए है। पिछले साल 31/3/2014 एनपीए डेट थी, इस बार 31/3/2015 एनपीए डेट है, सिर्फ इतना ही फर्क है। और आप पिछली डेट देखने नहीं जाते कि पिछले साल क्या डेट थी। सो प्लीज ट्राई टू हैव इट एंड देन ट्राई टू सी व्हाट इज टू बी डन, because it has serious implications basically from that angle. Another point friends which they bring out is agriculture में मैं एक पॉइंट भूल गया इस साल आपको जो करना पड़ेगा, and this is relevant from that angle also जो मैंने क्लासिफिकेशन की बात की थी। एग्रीकल्चर में इस साल आपको 2 सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। एक सर्टिफिकेट तो ये कि अगर एग्रीकल्चरलिस्ट को लोन दिया है आपने और शॉर्ट टर्म लोन है और 1 साल में आपने रीपे करना, आपने किया या नहीं किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट मी बी वेरी क्लियर। बैंक ने जो लोन दिया वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए दिया और आपसे 7% इंटरेस्ट चार्ज किया एग्रीकल्चरलिस्ट से। ये लोन फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये कल्टीवेशन के लिए हो सकता है, सीड खरीदने के लिए हो सकता है, वर्कर्स की उनकी पेमेंट के लिए हो सकता है जो कल्टीवेशन में इन्वॉल्व हो, मैन्योर के लिए इन्वॉल्व हो सकता है, फर्टिलाइजर के लिए हो सकता है, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट खरीदने के लिए हो सकता है, हार्वेस्टिंग के लिए हो सकता है, किसी चीज के लिए भी शॉर्ट टर्म लोन रीपेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अगर ये है तो बैंक अगर 7% इंटरेस्ट चार्ज करता है देन द गवर्नमेंट विल गिव द बैंक 2% अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। जो भी जितने पीरियड में, अगर उसने 5 महीने में वापस कर दिया तो आपने 7% कितने पीरियड का चार्ज किया, 5 महीने का, तो 5 महीने का 2% आपको सरकार दे देगी। इसकी आपने कोई एंट्री नहीं पास करवानी, आपने एमओसी नहीं ठोकना वहां पे ब्रांच में जाकर क्या बोले इसका एमओसी और ले ले भाई, तूने एंट्री नहीं डाली इंटरेस्ट सबवेंशन की। इसका आपने सिर्फ सर्टिफिकेट देना, इसकी कैलकुलेशन क्या है। You only have to give this, what is the calculation of this, और कैलकुलेशन आपने देखनी है कि किन किन को दिया था और कितने पीरियड में रीपे हो गया, और अगर उस हिसाब से जो 2% बनता है दैट यू हैव टू कैलकुलेट। बट मोर इंपॉर्टेंटली एक और है इसमें, और ये 3 लाख से ऊपर के अकाउंट पे नहीं हो सकता। एक और है, उसने ये कहा कि अगर एग्रीकल्चरलिस्ट को आपने पैसा दिया और 7% पे दिया और एग्रीकल्चरलिस्ट ने बिल्कुल टाइम पे आपको पैसा वापस कर दिया जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, देन गवर्नमेंट विल पे टू द एग्रीकल्चरलिस्ट 3% ऑफ द अमाउंट विच ही हैज पेड बैक, जो उसने लिया था और जो उसने दिया था। इसका मतलब एग्रीकल्चरलिस्ट को कॉस्ट पड़ी सिर्फ 4%, बैंक को मिल गया 9%, क्योंकि जो बैंक को मिलना है वो 9% हो गया और जो एग्रीकल्चरलिस्ट को मिलना है वो 3%। अगर उसने 7% दिया, 3% उसको मिल गया तो 4% रह गया। अब आप ये कहोगे कि एग्रीकल्चरलिस्ट का मैं क्या डिटरमिन करूं, एग्रीकल्चरलिस्ट का सिर्फ आपको यही चेक करवाएंगे वो कि किस किसने टाइम पे कर दिया। अब उसमें आपको ये दिक्कत हो सकती है कि अपनी फैसिलिटी दी और उसी में से रीपे करवा दिया, दैट्स अ प्रॉब्लम एरिया। But don't be too fussy about the agricultural loans. That's one thing, because the government's intention is to provide some benefit to the agriculturalists. That's the point. But जरा calculation में ध्यान से रहिएगा। The other point that one will like to tell about this is जिसमें आपका disclaimer जाना चाहिए सर्टिफिकेट्स के ऊपर।
ये कहता है कि ये पैसा जो उनको दिया जाए, जो बैंक ने जो पैसा देना, बैंक मस्ट गिव दिस मनी आउट ऑफ बैंक्स ओन फंड्स। अब मुझे क्या पता अपने पैसे में से दिया या बोरोड पैसे में से दिया, आई डोंट नो, दैट ओनली द सेंट्रल ऑडिटर कैन फाइंड आउट, बिकॉज कैश फ्लो फॉर द बैंक एज ए होल will be prepared by whom? By the CSA. I am not aware कि इसने इस बार के अपने प्रॉफिट में से दिया, अपनी कैपिटल में से दिया, या बोरोड पैसा बोरो करके नबार्ड वगैरह से उसमें से दिया पैसा कितना, ये मुझे नहीं मालूम है। तो यू मस्ट राइट वेरी क्लियरली अंडरनीथ। However, we are unable to confirm whether this amount has been paid out of the bank's own funds or out of other funds, which may be examined, qualify नहीं करना आपने, which may be examined at the central office level by the central auditors. This you must write if you want to cover up yourself. क्योंकि आपने अगर, क्योंकि स्कीम ये है, स्कीम ये कहती है कि the money which has been given by the bank out of its own sources, out of its own funds, only those loans are covered, other loans are not covered. और अगर वो नहीं covered है तो naturally there is a problem area, तो फिर उसमें आप कैसे निकालो। The other point is वो आपको कैलकुलेशन देंगे, they will give you the calculation, you are supposed to get into the system and calculate on a test basis, 100% तो आप कभी कर नहीं पाओगे, अगर टेस्ट बेसिस पे आपको लगता है कि ये ठीक है, then I think you will go ahead। मैं जितने पॉइंट भी आपको बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि टेस्ट बेसिस पे करना सब कुछ। मैंने सीसी अकाउंट में भी बोला, अगर मैंने वो सब स्टैंडर्ड वाला भी बोला तो मैंने यही कहा कि 5-10 अकाउंट लेके, बट डॉक्यूमेंटेड कि आपने कौन सा चेक किया था, ताकि आप ये बता सको कि आई एज एन ऑडिटर एक्सरसाइज दैट ड्यू डिलिजेंस व्हिच ए पर्सन ऑफ माय स्टेचर और माय क्वालिफिकेशन शुड हैव एक्सरसाइज व्हाइल कैरिंग आउट द ऑडिट। अगर वो मैंने किया तो आई एम सेफ, अगर वो मैं प्रूव नहीं कर पाता हूं और कल गलती कोई और मिल जाती है, देन आई एम रनिंग द रिस्क ऑफ गेटिंग ऑन टू द रॉन्ग साइड ऑफ इट। नेक्स्ट पॉइंट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्रिंग्स आउट इज विद रिगार्ड टू, ये मैंने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं, उसमें से सारे के सारे नहीं है, बिकॉज सारे के सारे उठाने का कोई फायदा नहीं, which hit you at the branch level also, those must be explained to you. The next point they say कि अकाउंट रीस्ट्रक्चर हो गया, इंप्लीमेंटेशन हुआ नहीं पैकेज उसका। भाई बैंक अकाउंट तो रीस्ट्रक्चर कर सकता है, इसमें तो कोई शक नहीं, अगर स्टैंडर्ड अकाउंट है तो भी, सब स्टैंडर्ड है तो भी, डाउटफुल है तो भी, बैंक डेफिनेटली कैन रीस्ट्रक्चर द अकाउंट। रीस्ट्रक्चरिंग का फायदा सिर्फ इतना ही है कि आप नेक्स्ट कैटेगरी में स्लिप नहीं करते। सब स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड हो तो सब स्टैंडर्ड में नहीं जाते, सब स्टैंडर्ड हो तो डाउटफुल में नहीं जाते, D1 हो तो D2 में नहीं जाते, यही फायदा, बाकी तो कोई फायदा है नहीं। बाकी कंडीशन जो उसके साथ हैं स्पेशल रेगुलेटरी ट्रीटमेंट के, कि भाई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है देन द बैंक मस्ट स्टडी कि भाई 15 साल में वायबल है या नहीं है, और नॉन इंफ्रा है तो 10 साल में वायबल, सॉरी वायबिलिटी 10 ईयर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर and 8 or 7 years for the non-infrastructure. But repayment has to come within a period of 15 years in the case of the infrastructure and 10 years in the case of the non-infrastructure. But अभी एक सर्कुलर पढ़ लीजिएगा जो आया दिसंबर में, उसमें उन्होंने कुछ केसेस में ये कह दिया कि इनका जो पीरियड है आप वो 25 साल तक ले जा सकते हैं। उसमें बड़ा क्लियर है, सपोज कीजिए आप टोल ब्रिज बनाने जा रहे हैं, उसमें कंसेशनर एग्रीमेंट में अगर पीरियड आपको 30 साल का दिया हुआ है तो 80% ऑफ दैट पीरियड यू कैन टेक फॉर द पर्पस ऑफ रीपेमेंट, तो 24 साल में आपको रीपेमेंट करवाना। और रीस्ट्रक्चरिंग अगर आप एक्सेप्शनल केस में कर रहे हैं कि आपको यह लगता है कि टेम्परेरी डिफिकल्टी में है, तो आप 85% पीरियड भी ले सकते हैं कंसेशनर का। पर इन सब केसेस में मजेदारी ये की है कि आप 5 से 7 साल का टेन्योर मान के चलेंगे किसी का टू बिगिन विद, और अगर 5-7 साल में उसने रीपेमेंट ठीक रखी हुई आपको, तो वो पैसा आप उसको दोबारा भी फाइनेंस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अकाउंट एनपीए होने, ये जो बड़े केसेस हैं 25 साल से पहले तो कोई होता नहीं, 25 साल से पहले नहीं होगा, लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। एंड दिस इज द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो, कि भी ज्यादा नजर नहीं आए, हल्ला नहीं हो कि नॉन एनपीए आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली द अदर साइड ऑफ द स्टोरी इज कि वो ये कहते हैं कि जो आपका पैकेज इंप्लीमेंट होना चाहिए
पैकेज कौन सा इंप्लीमेंट आपका होना चाहिए? रीस्ट्रक्चरिंग का। रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज क्या कहता है आपका इंप्लीमेंटेशन के लिए? दैट प्रमोटर मस्ट ब्रिंग 20% of the sacrifice made by the bank or 2% of the outstanding whichever is higher। वो कैश में लाए, डेट अगर अनसिक्योर्ड लोन में लेके आए सबॉर्डिनेटेड डेट की फॉर्म में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट द बैंक मस्ट द borrower मस्ट ब्रिंग इन द मनी इन सम फॉर्म और द अदर। या आप सबॉर्डिनेटेड डेट को कैपिटल में कन्वर्ट कर लीजिए, दैट इज ऑल्सो फिजिबल। But somewhere or the other you have to bring the, but and what is the sacrifice made by the bank? Sacrifice made by the bank is कि अगर आपने किसी को 8% पे दे रखा 20 साल के लिए पैसा, 1 करोड़ रुपया, तो जितना पैसा 8% की